हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, समझकर अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार भी हो रहे होंगे। यस बोलो यस मैम, वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिए। हम हैं सदा के लिए। किसी भी तरह से टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा, चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप सभी को अपनी फील्ड में आगे ले जाना और आप सभी के लक्ष्य की पूर्ति करना। इसी उद्देश्य के साथ मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ। चलिए चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम काव्य खंड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो कविता स्टार्ट होने वाली है उसका नाम, मजा आ जाएगा आपको सुनकर, क्या है? हमारी नींद। वाह क्या टॉपिक है, लग रहा है जैसे बस इसकी तरह सोते रहो, ऐसा? बिल्कुल। अब इस कविता में कवि वीरेन डंगवाल जी ने क्या बताया है वो देखना है। नींद के बारे में क्या बताया? ये बताया है कि हमें कितने घंटे की नींद करनी चाहिए, कितना रिलैक्स करना चाहिए, और यदि हम अधिक सोते रहेंगे तब हम किस तरह से अपना आलस के प्रति समर्पित हो जाएंगे, ऐसा कुछ, यही सब कुछ जानेंगे आप। बहुत सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं, हो सकता है उपज रहे हो। सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिलेगा आपको कवि वीरेन डंगवाल जी की कविता में। कविता का नाम तो बड़ा अच्छा है, हमारी नींद, क्योंकि नींद के बारे में कभी किसी ने संभवतः रचना नहीं की है, लेकिन रचनाकार वीरेन डंगवाल जी अपनी खास रचनाओं के कारण ही बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि रहे हैं। अपने काल में, रचना काल में इन्होंने कई कविताएं, कई रचना इस तरह से की हैं कि ये सबके दिलों पर राज करते हैं, यही है इनकी खासियत। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कवि जीवन परिचय की ओर, उसके बाद चलेंगे हमारी नींद की तरफ। हाँ, हम आज हमारी नींद की तरफ चलेंगे, वो भी जाग कर, सोकर नहीं, जाग कर चलेंगे हमारी नींद की तरफ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। वीरेन डंगवाल जी को नमन करते हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक अनुभवी चेहरा, हिंदी जगत का जाना माना चेहरा, वीरेन डंगवाल जी, सादर नमन, सादर प्रणाम और हार्दिक आभार। प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त सन 1947, 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ और 5 अगस्त को जन्म हुआ इनका, मतलब इनके जन्म के 10 दिनों बाद ही हमारा देश आजाद हो गया। और देखिए कहां पर हुआ था? कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। समझ में आया? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इनकी समान पैठ है, पकड़ है। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। अमर उजाला एक बहुत ही मतलब लोकप्रिय समाचार पत्र है, इसके भी वे सहायक संपादकीय सलाहकार हैं। अब इस कविता में कवि ने क्या बताया है, कवि की रचनाओं में किस प्रकार का वर्णन होता है, वो सुनिए ध्यान से। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल जी का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साथ परण जनों
साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। अब देखो एक शब्द यहां पर आया है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं कि उसका मीनिंग क्या है। हाशिए, हाशिए का अर्थ होता है मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होते हैं, जो हाशिए पर हैं, मतलब स्लम्स हुए, निम्न वर्ग के लोग हुए, जिनको समाज में कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है, बेचारे अपनी ही दुनिया में रहते हैं, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में उनको विशेष स्थान दिया है ताकि उनके जीवन स्तर, उनकी जीवन शैली और उनके दैनिक जीवन से परिचित हो सके सभी। साथ ही साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं या उनकी जो मुश्किलें हैं और वो कौन कौन सी चुनौतियां का सामना करते हैं, उससे हम आम व्यक्ति अवगत हो सकें, ठीक है। तो यहां लिखा है उन्होंने अपनी कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी रचना, उनकी जो कविताएं हैं, ऐसा लगता है जैसे कविता बोलती है, सजीव होती है। उनकी रचनाओं में लगता है जैसे कि दृश्य चल रहा हो। ऐसा नहीं लगता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं या कोई सिर्फ रीड कर रहे हैं, लगता है जैसे दृश्यात्मक कोई नाटक या कोई हम उसी के साक्षात्कार बन गए हों या हम उसी में सहभागी बन गए हों। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। अब फिर से देखिए आप, यहां पर लिखा है उन्होंने अपनी रचनाओं में इस ऐसे संसार का निर्माण किया है, ऐसा संसार निर्मित किया है या ऐसे संसार का निर्माण किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी, ओझल मतलब जो गायब सी रहती है, जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि व्यक्ति तो सेल्फ सेंटर्ड है, स्वार्थी है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया है जो समाज में बिल्कुल इग्नोरेंस जिनको मिलता रहता है, अवहेलना जिनको मिलती रहती है, उनको उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, जो अक्सर ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संलिष्टता भी है। मतलब उनकी कविताओं में देशज शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव, तत्सम, क्लासिक, सारे शब्दों का समावेश मिलता है। सभी शब्दों की सहायता से उन्होंने अपनी रचनाओं में चार चांद लगा दिए हैं और हर एक वर्ग को, विशेष रूप से निम्न वर्ग या हाशिए पर जो लोग हैं, उनको उन्होंने विशेष रूप से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। वीरेंद्र नंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। याद रखिएगा कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? दुष्चक्र में सृष्टा। उन्हें इसी दुनिया में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। अनुवाद मतलब समझते हो ना, ट्रांसलेशन का काम। तुर्की के महाकवि नाजिम हकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किए। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरुदा, वार्ताल्द ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलोव, तयुश रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए। मतलब अन्य भाषाओं की कविताओं के भी उन्होंने अनुवाद किए और साथ ही साथ आदिवासी कविताओं, जो लोक कविताएं रहती, जैसे फोक सॉन्ग आपने सुना होगा, फोक डांस आपने सुने होंगे, जिनको लोक गीत या लोक नृत्य कहते हैं, वैसी कविताओं का भी उन्होंने अनुवाद किया। अब समसामयिक कवि वीरेंद्र नंगवाल जी की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहां प्रस्तुत है। अब अभी हमने देखा ना कि दुष्चक्र में सृष्टा पर उनको कौन सा अवार्ड मिला था, जल्दी बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए एक बार चेक करिए, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था दुष्चक्र में सृष्टा पर। तो ये जो हमारी नींद कविता हम आज देखने वाले हैं, ये उनके दुष्चक्र में सृष्टा से ही ली गई है। ठीक है,
सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता कि किस तरह से मनुष्य सुविधा भोगी हो गया है, आराम पसंद हो गया है, पूरी तरह से सुख सुविधाओं या बाहरी वस्तुओं या भौतिक वस्तुओं का गुलाम हो गया है। अपने आप के कार्यों को करना भी मानो उसको बोझ ही लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पानी भर के तो दे ही दे, साथ ही उसको पिला भी दे, अंदर भी ले जाए। मतलब पूरी तरह से व्यक्ति जो है मशीन का गुलाम बन गया है। अपना कार्य खुद करने में उसे जैसे आलस्य ही आता है। क्यों? यदि इसी तरह का वर्णन किया है या फिर वो ये बताना चाहते हैं कि आजकल के जो व्यक्ति हैं, युवा वर्ग हैं या आप जैसी जो न्यू जनरेशन है, वो कितने घंटे की नींद लेती है, कितनी अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, अपनी नींद कहते हैं ना, अरे नींद हराम हो गई भैया, इतना टाइम ला, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं समझाती हूँ वो समझ में आता है? हाँ आता है ना। यदि नहीं आता है तो बता देना, मैं और भी कई तरीके अपनाऊंगी फिर आपको और अच्छे से समझाने का। तो हमारे एक मैंने मैथ्स पढ़ा था, बिहार के ही सर थे, श्री AN शर्मा जी, बहुत अच्छा वो मैथ्स पढ़ाते हैं। 10th क्लास की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी उनके बिल्कुल मैं संपर्क में हूँ, सानिध्य में हूँ। तो बहुत अच्छे से के आ रहा है ना, समझ गई कि नहीं? इस तरह से मतलब समझ रही हो ना, बहुत अच्छे से। आज भी मुझे उनकी बातें, उनका समझाया हुआ सब कुछ याद है और 10th में मेरी नैया पार लगा दी थी उनके शिक्षण ने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी नींद कविता है, ये दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का एक तरफ ऐसे लोगों के बारे में कविता में बताया है जो ऐशो आराम में पूरी तरह से सुविधा भोगी हैं, हर वस्तु उनको हाथों में चाहिए, सब कुछ चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति का भी चित्रण किया है जो अपना आराम, नींद, हराम सब कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम में लगे रहते हैं। तो ये भी बताया। इसलिए देखिए, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता हमारी नींद। हमारी नींद कैसी है? अब देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं भाई साहब। हाँ, दूसरी तरफ आप देखिए, भोर होते ही मतलब पूरी तरह से सुबह हुई भी नहीं है और चले अपने कामकाज पर। अब एक तरफ ये ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है, तो किसको? अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब थक हार जाते हैं तो नीचे ज़मीन पर भी सो जाओ तो नींद लग जाती है। और यदि हमारी बॉडी एकदम फटीग फील नहीं करती या फिर थकावट नहीं होती या अच्छे से हम अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करते हैं, तो कितने भी अच्छे गद्दों पर सो जाओ, मखमल की सेज पर ही क्यों ना सो जाओ, फिर भी करवट बदल बदल के रात बिताए हम। मतलब जब हम पूरी तरह से थकते नहीं हैं, शरीर हमारा थकता नहीं है, तो कितने भी अच्छा बिस्तर पर हम सो जाएं हमें नींद नहीं आती है। और दूसरी तरफ एक किसान, एक मेहनती, एक कर्मठ, एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करें जो दिन रात का मतलब ऐसा नहीं कि रात भर भी वो हल बखर चलाते हैं, मतलब वो 24 घंटे या अपने काम के प्रति इतने अच्छे रहते हैं, पूरी तरह से समर्पित, कि वो खाना खाया और नींद लग गई। एक दो सीक्रेट बात बताऊं मैं, कि जिनको बहुत अच्छी भूख लगती है और जिनको बहुत अच्छी नींद आती है, समझिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अर्थात वो अपने काम को पूरे समर्पण भाव के साथ करते हैं और उनका काम का जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, वो भी अच्छा मिलता है। चलिए चलते हैं कविता की ओर। नई कविता के यशस्वी कवि, हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले वीरेन डंगवाल जी एक चर्चित कवि हैं। इनकी रचनाओं में यथार्थता का बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का वर्णन मिलता है। अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का, ठीक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन को विशेष रूप से स्थान दिया है। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा और उसकी बनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम, तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संलिष्टता है, अर्थात समावेश है। अपनी रचनाओं में उन्होंने सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, ना केवल सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो रचना करते हैं, बल्कि वो अपनी
लोक भाषा का, लोक या आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ताकि सब जो भी पाठक हैं, पाठक मतलब जो पढ़ते हैं, या जो भी श्रोता हैं, या जो भी वक्ता हैं, उन सभी को कविता का अर्थ और मर्म समझ में आ सके, मर्म स्पर्शी हो, हृदय को छूने वाली हो। उनकी रचना सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत से लोग काम करते हैं कि बस काम हो जाए, और कुछ लोग काम करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाए, ताकि जिस काम के लिए ये काम किया जा रहा है वो काम वहां तक पहुंच जाए, है ना। तो इसी तरह से इनकी जो कविताएं हैं वो सिर्फ रचना करके छोड़ नहीं देते, वो जो उनकी रचनाओं में हमेशा ये रहता है कि जिस भी टॉपिक को लेकर या जिस भी विषय को लेकर रचना की जा रही है उसको सब यहां तक पहुंचे, दिल और दिमाग तक पहुंचे और सब समझ सके। प्रस्तुत कविता में कवि की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी लापरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण किया है। हमारी नींद अनमना सा है, नींद में भी सूत के पौधे कुछ बढ़ते हुए नजर आते हैं। मक्खियों की भांति अत्याचारी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अत्याचार बढ़ते हैं और मारे जाते हैं। आर्थिक स्थिति से कमजोर वाले भी धनी के साथ जीवन जीना चाहते हैं। अब हम उन अत्याचारियों से डरते हैं, फिर भी हमारी नींद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम बेपरवाह जीवन जीते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन जीने की कला से या तृष्णा से इनकार नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः यह कवि कहना चाहते हैं कि हम देखकर भी ना देखने का भाव दिखाते हैं, ना सोकर भी गहरी नींद का ढोंग करते हैं। नींद नहीं आ रही है लेकिन हमें लगता है ओ हम सो गए, अब हमको कोई मत परेशान करो, हमें गहरी नींद आ रही है। लेकिन जिसको गहरी नींद आ रही है ना, वो 10 करवटें नहीं बदलता, यूं गए और फट से नींद लग जाती है और फिर आराम से सूर्योदय होने के बाद ही नींद खुलती है। इसको कहते हैं मेहनती, कर्मठ और समर्पण भाव के साथ अपने कार्य की पूर्ति करने वाला व्यक्ति। आप बताओ, आप लोगों से पूछ रही हूँ, कैसी नींद आती है आप लोगों को? कितने बजे नींद आती है? जल्दी बताओ। ऐसा तो नहीं कि 12 के बाद तक भी जागते रहते होंगे, जागते रहो, ऐसा तो नहीं है। बोलो बोलो, है क्या ऐसा? अब देखो, पढ़ते हैं कविता, बहुत ध्यान से सुनना। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। मेरी नींद के दौरान कवि ने यहाँ पर अपने आप को रखा है, और अपने आप को रखकर हर एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने अपना संकेत देते हुए कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति सोता है, अब एक आराम पसंद व्यक्ति सोएगा या एक शहरी एकदम ऐशो आराम में जीने वाला व्यक्ति जो एसी से बाहर नहीं गया हो, दूसरी तरफ एक किसान की नींद के बारे में सोचिए कि वो जब पूरी खेत से काम काज करके आता है और भोजन करके लेटा और नींद लग गई हो, दूसरी तरफ ये इधर उधर उधर कई सारी चिंताएं, कहते हैं ना, जितना अधिक आपाधापी में, जितना अधिक हम बड़प्पन की चाह में भटकते रहेंगे, तृष्णा में जाते रहेंगे, लालच में फंसते रहेंगे, उतनी नींद हमारी गायब होती जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, क्या नींद में ऐसा हुआ? और अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। आपने वो तो सुना होगा ना, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा तो खोएगा। सुना होगा अपनी दादी नानी से, जरूर सुना होगा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा तो खोएगा। अब यदि जिसको प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, अचीव करना है, कुछ अपनी अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी एक निर्माण करना है, वो कभी भी आलस्य को अपने इर्द गिर्द नहीं भटकने देगा और हमेशा एक्टिवनेस के साथ अपने कर्म के प्रति समर्पित रहेगा। और जो भी हम कार्य, कहते हैं ना, जिनको काम से प्यार होता है, कर्म से प्यार होता है, उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती, माथे पर कभी शिकन नहीं दिखती, हमेशा एक्टिव रहते हैं। इवन बहुत से ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं जिनका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे बताइए कौन कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ बिल्कुल, पीएम मोदी जी, और भी हमारे सैनिकों की तो बिल्कुल क्या हम बात करें,
1 2 3 घंटे की नींद लेकर भी वो कितनी स्फूर्ति, कितनी ऊर्जा के साथ तैनात रहते हैं अपनी ड्यूटी पर। क्या खाया, कहाँ सोए, क्या, कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज और कर्म याद रहता है। तो यही बताया है कि एक तरफ तो सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं, क्या प्रकृति सोती है? क्या सूरज, क्या हवा, क्या चंद्रमा, क्या तारे, ये जो प्रकृति का चक्र है वो भी सो जाता है कुछ पल के लिए? क्या रुक जाते हैं तारे? या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है? क्या हवा या पेड़ बिल्कुल हवा चलना बंद हो जाती है? या कोई बीज बोया है तो क्या वो बीज पूरी तरह से निकलना बंद कर देता है, सो जाता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है जैसे सुविधाभोगी लोग? ऐसा होता है क्या? नहीं। हम सो गए, 24 घंटे का समय हमारे पास था। हम कितने घंटे सोते हैं? जितने घंटे सोते हैं, देखिए जितना, जैसे 6 से 8 घंटे की नींद हमारी होनी चाहिए, तब हम अच्छे से अपने एक्टिव मूड से अपने काम कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा नींद हम बढ़ाते गए तो हम आलस के शिकार होते जाते हैं और हम समय को खोते जाते हैं। तो प्रकृति का चक्र यूं ही चलता रहता है। कवि ने कितने अच्छे से कहा है कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। कंटिन्यूटी के साथ विकास चलता रहता है। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। जो बीज बोया है वो अंकुरित हो जाता है। कुछ पौधे थे जो बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को धकेलना शुरू कर देता है। आपने देखा है कि जब मिट्टी के अंदर बीज बोया जाता है और जब बीज अंकुरित होता है तो वो मिट्टी को भी धक्का दे देकर अपने अस्तित्व का निर्माण कर लेता है और कभी भी रुकता नहीं है प्रकृति का चक्र। ये बताया है कवि ने। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। मक्खी, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में मक्खी का देखो तो नींद, मतलब एक पोयम का नाम भी हमारी नींद है। अब उदाहरण आया मक्खी का। क्या कभी आपने किसी कविता में मक्खी का उदाहरण सुना है? भौरे का सुना है, गुन 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 करता भौरा तू कौन संदेशा लाया। तितलियों का जिक्र सुना है हमने, मक्खी की कभी सुना है आपने? अब देखिए यहाँ पर, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। अब कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के बारे में संकेत करना चाहते हैं कि जो हाशिए के बाहर हैं। हाशिए समझते हो? मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, जिनको एकदम निम्न कगार पर छोड़ दिया जाता है, जिनको सोचते हैं कि ये तो मानो मनुष्य है ही नहीं, हम ही हैं मनुष्य, जो हम ही बस, हम जिनके पास पैसा करती है भाई, पैसे पर क्यों मरती है, ऐसे ही चलते जाते हैं कि हम जो धनी हैं, आर्थिक संपन्न है, हम ही समाज का निर्माण करते हैं और हमारे कारण ही समाज चल रहा है। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ पर कवि ने मक्खी का उदाहरण के माध्यम से बताया है कि मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन की दशा के विषय में कवि कहते हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण, सही इलाज ना होने के कारण मर गए या फिर अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए। मतलब कुछ तो क्यों मृत्यु दर अधिक हो जाती है ऐसी स्लम्स एरियाज में? क्योंकि ना कोई उपचार है, ना कोई देख रेख है, ना कोई केयर है। कब कौन आया कौन गया कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एकदम साइड में है, मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है। जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए, कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो आकर चले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पर कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है। नेक्स्ट है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अब देवी जागरण की बात हो गई, रत जगा की बात हो गई, मैया के नवराते आ गए। हाँ, क्या है वो? हाँ, मेरी मैया की चूनर उड़ जाए पवन धीरे धीरे चलोरी। बहुत सारे ऐसे, जैसे लखबीर सिंह लखा जी के भजन हैं, बहुत सारे भजन हैं। जब भी कभी जगराते होते हैं या रात्रि जागरण होता है, बस्तियों में भी होता है, रात मतलब गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर।
अब क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं, वहां भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। मतलब बेचारे उनकी तरफ इशारा किया है कवि ने कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते, मतलब सिर्फ वो अपनी पेट की आग को ही बुझाना जानते हैं। दिन में काम करते हैं, हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। एक भी दिन यदि कमाएंगे नहीं तो उनकी पेट की आग शांत नहीं होगी, पेट की ज्वाला शांत नहीं होगी। लेकिन वहां भी विलासी लोग मतलब जो बिल्कुल भोगी विलासी, ऐसे मतलब जो ऐशो राम पसंद करते हैं, तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में कि अरे अब तो यहाँ देवी जागरण होगा, कुछ भी मतलब किसी की धर्म की आड़ में कुछ भी उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं और उनको उनसे लूट रहे हैं जो खुद लुटे हुए हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं जो खुद बिल्कुल निर्धन है। तो यही बताया है कि वहां भी ऐसे विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। ठगने का कार्य समझते हो ना, चीट करना। ऐसे लोग भी हैं जो उनको कहते हैं ना, जो झुकता है उसको ही झुकाया जाता है। तो यहां पर बेचारे जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन पर और अत्याचार या मतलब तरह तरह से हथकंडे अपनाकर उनको ठगने का कार्य करते हैं। पढ़ते हैं अगला काव्यांश। लिखा है, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। देखिए, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। अर्थात हम सोकर समय को खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो जग सो रहा है, हम सो रहे हैं तो प्रकृति सो रही है, हम सो रहे हैं तो सब कुछ स्थिर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने क्रम में चलता रहता है निरंतरता के साथ। कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। इतने लालची और इतने मतलब वो हो गए हैं कि किस तरह से कहां से पैसा लूटा जाए, कहां से अपने सुख आराम या ऐशो आराम के साधन जुटाए जाए, उसमें ही लगे रहते हैं और उनका जुल्म बढ़ता ही जाता है। और जिस भी फील्ड में कहते हैं ना कि हमारे मन में भी दो प्रकार की सोच रहती है, हर एक व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। इट्स डिपेंड्स ऑन अस, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से विचारों को सही से अपने मस्तिष्क में ज्यादा शक्ति दें या कौन से विचारों की सत्ता जमाएं। अब बहुत से लोग होते हैं जैसे ये अत्याचारी हुए, ठगी हुए, ठग करने वाले ठग हुए, है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने नकारात्मक विचारों के गुलाम हो जाते हैं और इनको उसी में सच्चाई नजर आती है, उसी में इनको अच्छा लगता है। और जबकि हम सब इनको बड़ी तुच्छ या यूं कहें कि ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये ठग चोर, क्योंकि वो नकारात्मक कार्य करते हैं। दूसरी तरफ व्यक्ति ही है जो बुरा कार्य करता है, व्यक्ति ही है जो अच्छा कार्य करता है। सिर्फ अंतर है, सिर्फ इतना फर्क है, तो सिर्फ इतना विचारों का, सोच का, समझ का। और अच्छे लोग बुराइयों को दबाकर अच्छाइयों को, सकारात्मक विचारों को अपने उसमें कर लेते हैं और उसी तरह जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कुछ लोग होते हैं जो साफ बिल्कुल खरे व्यवहार में रहते हैं, किसी से भी कुछ भी कह दिया, खोटा या खरा नहीं कहते, अरे भैया वो तो बहुत खरी खरी सुनाती हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना ही नहीं चाहते। तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती और बस इसी तरह से चलता जाता है। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है और हमारी नींद नामक जो कविता वीरेंद्र डंगवाल जी ने लिखी है उसको, अच्छा ये बताइए मुझे, क्या समझ में आया कि ये कविता का मूल भाव क्या है, केंद्र क्या है, किस पर आधारित कवि ने रचना की है?
हाँ बिल्कुल, ये कवि ने बताया है कि हम सो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जग सो गया। शुतुरमुर्ग को जानते हो ना, सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, वो जब अपने आप को छुपा लेता है तो वो क्या सोचता है, मुझे कोई नहीं देख रहा। ऐसे ही व्यक्ति की नींद है, जब नींद में चला जाता है तो उसको क्या लगता है, हमें कोई भी नहीं देख रहा है। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से कविता को सुना है, समझा है, और इसी तरह से हर एक कविता और पाठ या कहानी को मैं आपके समक्ष मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से लेकर आती रहूंगी, जो कि भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं, जिनमें शामिल है NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, है ना, इंग्लिश, CBSE, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हैं और सभी प्रकार के कोर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, और जो भी आपको सब्जेक्ट देखना है, जो भी आपको वीडियो देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। सपोज आपको हिंदी का वीडियो देखना है तो यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी, बुक का नाम लिख दीजिए गोधुली भाग 2। क्या देखना है आपको, पाठ देखना है या पाठ्यक्रम देखना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको पाठ्यक्रम देखना है तो पाठ्यक्रम का वीडियो क्लिक कर देंगे, और क्लिक जैसे ही आप करोगे तुरंत आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो को शांतिपूर्वक, समझदारी के साथ, एकाग्रचित होकर देखेंगे तो वीडियो समझ में जरूर 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 आएगा और पसंद भी आएगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी परिचित हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन का लाभ ले सके। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।